हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल, योर ओन चैनल क्वालिफायर नेक्स्ट यू। आप ये सामने जो लोगो देख रहे हैं, इसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पूरा भारत देश इसका यूज कर रहा है और इस पे हम लोगों की अर्थव्यवस्था बहुत बड़े तरीके से टिकी हुई है। तो इसमें ये भारत के देश में, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एक सेक्टर है जहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलता है। हर साल की तरह इस साल भी बहुत मास लेवल पे वैकेंसी एक आई है आपके सामने, लेकिन इसमें पिछले साल के रेस्पेक्ट में अगर इस साल बात की जाए तो कम है थोड़ी सी, बट इतना भी कम नहीं है कि हम अपने सीट का सिलेक्शन सिक्योर ना कर सके। आप डेफिनेटली अपने सीट का सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसमें कि हुआ क्या। तो हुआ यूँ कि रेलवे द्वारा ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है और इस अनाउंसमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई टू सितंबर के बीच में आपको रिक्रूटमेंट का पूरा नोटिफिकेशंस के साथ, डेट के साथ सब कुछ पब्लिश कर दिया जाएगा। अभी उन्होंने अपने सीट को पब्लिश किया है कि किस डिपार्टमेंट में कितना सीट होगा, और अभी के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8000 के आसपास है। बट ये यहीं रुकने वाला नहीं है, ऐसा लगता है कि ये चीज़ें और बढ़ेंगी क्योंकि बहुत सारे और भी इसमें ऐड ऑन होने वाले हैं। तो जुलाई तक में भी शायद ये डबल हो जाए, बट दिस टाइम ये 8000 है तो 8000 लेकर के आपको चलना पड़ेगा। अब इसमें कितनी वैकेंसीज है वो आपके सामने लिस्ट है। जेई, जिसके लिए क्वालिफायर जाना जाता है, जिसके लिए इंजीनियर्स गुरुकुल जाना जाता है, उनके लिए जेई के लिए ये 7346 पोस्ट। टोटल वैकेंसी कितनी है अभी? 7911, जिसमें 7346 पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए है, जेई के लिए। आप सोच सकते हैं कि टेक्निकल फील्ड में इतनी बड़ी वैकेंसी जेई के लिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए किसी दूसरे सेक्टर में नहीं मिलेगा। आपका एसएससी जेई जो करेंट गोइंग एग्जामिनेशन है, जो हर साल होता है, उसमें भी कभी भी इतने बड़े लेवल पे वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बीटेक वालों के लिए भी बहुत बड़ा सुनहरा मौका है ये, जो इतना बड़ा वैकेंसी आपको देखने को मिला है। तो इसके कैसे एग्जामिनेशन होंगे और इसमें कितने फेज में एग्ज़ाम होंगे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, वो उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। और फिर लास्टली हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर्ड किया जाए, किस तरीके से इस वैकेंसी को कंफर्म किया जाए और इसमें अपना सीट एक फाइनल किया जाए, ताकि हमें किसी दूसरे वैकेंसी और दूसरे नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करना पड़े। तो जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये इस साल बहुत बड़ा सुनहरा मौका है अपने सिलेक्शन का, अपने लाइफ को सिक्योर करने का। तो आइए जानते हैं आगे कि इसमें कितने फेज़ में एग्जामिनेशन होना है और किस फेज़ में कितना किस पेपर का कितना क्वेश्चन होने वाला है, कैसा एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं। इसू सर, ज़रा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप बताइएगा बच्चों को। थैंक यू सर। मोस्ट अवेटिंग जो वैकेंसी थी आपकी वो आ चुकी है और आप इसके बारे में जान भी चुके होंगे कि क्या ही कितना सीट है, और बहुत सारे लोग आपको बताए होंगे। लेकिन हम आपको ये बताने आए हैं कि ये क्रैक कैसे किया जाएगा, क्या ही आपको कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, इन सारी बातों पे हमारा डिस्कशन है। ये नहीं कि वैकेंसी है, ये तो एक प्रोसेस है कि ये वैकेंसी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अपना थीम जो है सर इंजीनियर्स गुरुकुल का, हाउ टू क्रैक इट है, कैसे इसको हम क्रैक करें कि इस साल आपके जीवन में जो खुशी चली गई थी वो खुशी फिर से वापस आ जाए, है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है। आरआरबी एक मैसिव मास लेवल पे वैकेंसी आया हुआ है और इसको आप सिंसियरली, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इसको टारगेट करिए, है ना, तो ज़रूर आपके जीवन में खुशी लौट जाएगी, है ना, जो खुशी चली गई है। अब इसमें देखिए आपके सब्जेक्ट के क्या क्या वेटेज है। तो ये एग्जाम 2 शिफ्ट में होने वाला है, CBT 1 एंड CBT 2। जो क्वालिफाइंग होने वाला है CBT 1, उसमें क्या ही पढ़ना है। क्या आपको इंजीनियरिंग का कोई पेपर इसमें दिखता है? नहीं, इंजीनियरिंग फ्री है ये, है ना। इसके बाद आपको इंजीनियरिंग के पेपर पढ़ने होंगे, तो ज़रूरी है कि आप इन सारे पेपर्स में, जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स हैं, रीजनिंग है, अवेयरनेस है एंड जनरल साइंस है, इन सब पेपर से मिला के 100 मार्क्स का आपका CBT 1 होगा। तो ये क्या होगा,
CBT 1 में आपको एक बहुत बड़ा मास से क्या हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो वो एक मास को क्या कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, है ना। तो कंसोलिडेशन स्टेज है ये, यहाँ पे आपको कंसोलिडेट करके आपको आगे लेके जाया जाएगा। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैटर करेगा आपके लिए कि ये वाला 2 पेपर जिसका कवर हो गया तो वो क्वालिफाई हो गया बाबू। पिछले बार भी आपको याद हो 2018 वाला जो RRB वैकेंसी था, आपको 40 नंबर 38 नंबर पे आपको क्या किया था, सिलेक्शन ले लिया था। और 55 नंबर में यहाँ पे हमारे यहाँ के जो भी बच्चे रीजनिंग पढ़े हैं, जिस भी फैकल्टी से हमने पढ़वाई, हम आपको आज मिलवाएंगे उनसे, है ना। तो आउट ऑफ 50 सर 48, 47, 45 एकदम एवरेज मार्क है हमारे यहाँ का। तो रीजनिंग किस टीचर से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, ये भी आपके जीवन के लिए मैटर करेगा, नॉट कि इस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एग्जाम आपके जीवन को डिसाइड कर सकता है। वही सर आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे, तो सोचिए क्या आलम होगा इस 55 नंबर का। हमारे के यहाँ जो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की टीचर हैं, वो भी जो भी फैकल्टी हमारे के यहाँ हैं वो ऑथर कम फैकल्टी है बाबू। मतलब मार्केट में उनका बुक लोग फॉलो करते हैं और आपको सीधा सीधा उनसे हम आपको जोड़ के आपको क्लासरूम में आपको उनका ये सर्विस दिलवाऊंगा, ओके ना। 50 में 48 मार्क्स लाना, 49 मार्क्स लाना, ऑब्वियसली एक सिंपल स्टूडेंट 3 मंथ्स 4 मंथ्स प्रैक्टिस में वो आउट ऑफ 50 एसएससी एग्जामिनेशन में 45 टू 48 के रेंज में बच्चे एवरेज मार्क्स लाए हैं सर, ओके ना। सो कैसे पढ़ेंगे, किन से पढ़ेंगे, ये आपको क्या हो रहा है, जरूरी मन में ये हो रहा होगा कि जरा उनको देख पाते हैं ना। तो हम मिलवाते हैं आपको आगे के डिस्कशन के लिए अपने बोले तो सीनियर, अपने गुरु दीपक सर से, जो ऑथर कम फैकल्टी हैं। इनका बुक जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, वो उनका बुक फॉलो जरूर करते हैं। सो मिलिए उनसे। सर वेलकम सर। थैंक यू। हेलो दोस्तों, जैसा कि सर ने कहा, रीजनिंग और मैथ वाइटल पार्ट है आपका। RRB JEE के लिए रीजनिंग और मैथ 55 मार्क्स के आ रहे हैं। तो रीजनिंग और मैथ पे सबसे अधिक अगर आपको फोकस करना है, इसमें समझ लीजिए टोटल इसमें जो भी है 100 टोटल क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 55 यही है, तो 55% अकेले ही दे रहा है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, क्लीवर स्ट्रेटजी होना चाहिए, और उसके वाइज वे में उसको कैसे आप उसको स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ेंगे कि हम मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। इसका प्लानिंग करना पड़ेगा। अब इसको प्लानिंग कैसे हम कर सकते हैं, आप मेरे गाइडेंस में रहिएगा तो आप प्लान कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि बेसिक कंसेप्ट, जैसा कि मैथ है, देखिए मैथ में इतना इसमें अप्रॉक्स 20 है, लेकिन 2-3 इसमें और भी छूटा हुआ है, 2-3 इसमें और छूटा हुआ है। बोट एंड स्ट्रीम इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए, तो मोटा मोटी 22 से 23 टॉपिक इसमें है मैथ में, जिसको भी हमको पढ़ना है। जैसे नंबर सिस्टम है, बॉडमास है, बॉडमास का मतलब सिंप्लीफिकेशन से आता है। सबसे पहले क्या जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट इसका ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, स्कूलिंग वगैरह में ये सारा चैप्टर से आप लोगों को परिचय हो गया होगा। फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका बेसिक कंसेप्ट नहीं होता है। एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए। यह तीनों चीज़, अगर एक भी चीज़ लैकिंग होगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। और इसको करने के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमारा जब क्लास चलेगा, बेसिक कंसेप्ट देना मेरा काम है, गाइड करना मेरा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। चाहे कहीं भी पढ़ लीजिए, किसी से भी पढ़ लीजिए, हमसे पढ़िए या किसी से पढ़ लीजिए, आपको प्रैक्टिस करना है। हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन 25% ही है, आपका 75% है। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप हमसे पढ़ लीजिएगा तो आप कंपीट ही कर जाइएगा। मेरा 25% है, वेरी ऑनेस्टली मेरा 25%, आपका 75%। प्रैक्टिस आपको करना है, हमारी बात को सुनना है, और इसका जो भी कंसेप्ट है, जो भी चैप्टर्स है, इसमें आपको क्या चाहिए, कम समय होने के लिए पहले तो कंसेप्चुअल ट्रिक पे आपको ध्यान देना है। कंसेप्चुअल ट्रिक,
कंसेप्चुअल ट्रिक से क्या होता है कि बेसिक एक कुछ एग्जाम में वगैरह या कुछ बुक वगैरह में आप क्या देखते हुएगा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे ट्रिक लिख दिया। अरे यार कितना ट्रिक रटोगे तुम, एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग कितना ट्रिक रटेंगे, वो बस आईवास होता है। आपको क्या करना है कि कंसेप्चुअल ट्रिक देखना है, और जो कुछ कॉमन क्वेश्चन होता है उसके लिए बेसिक ट्रिक्स को आप मेमोरी में रख सकते हैं। उसके बाद आपसे कहे मैथ को इसी तरह से हम लोग देखेंगे, इसमें एडवांस मैथ का भी पोर्शन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में है, अलजेब्रा है, ये सारा भी है एडवांस मैथ का। इसमें से ज्योमेट्री है, ये तीनों भी सेक्शन पे विशेष ध्यान देने का जरूरत है। ये बेसिक कंसेप्ट नहीं समझिएगा तो आगे के क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। और अगला हमारा सेक्शन जो है रीजनिंग का है, इसमें अगला सेक्शन है रीजनिंग का। देखिए रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह का क्वेश्चन होता है, जैसा कि आप लोग को आइडिया होना चाहिए। वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन होता है और नॉन वर्बल से होता है। नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब है कि ओनली क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर्स, बेस्ड ऑन फिगर्स। वर्बल रीजनिंग कोई दुनिया का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। रीजनिंग से हमारे आईक्यू को मेजर किया जाता है, आपके आईक्यू को मेजर किया जाता है, और रीजनिंग में वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाती है जिसका कुछ ना कुछ आपको आइडिया है। अब इसमें जो चैप्टर आपको दिख रहा होगा, आपको कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन की जिसको हम कहते हैं, ब्लड रिलेशन से हम लोग ऑलरेडी पहले से परिचित है। कैलेंडर से देखिए इसमें परिचित हैं हम लोग, कैलेंडर इसमें छुटा हुआ है, ठीक है। कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है, इसमें कुछ चैप्टर्स मिसिंग है। कोडिंग, डिकोडिंग है, अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, नंबर सीरीज वगैरह है। ज्ञान सबका है थोड़ा बहुत इसमें, लेकिन उसी ज्ञान को इसमें ट्विस्ट करके, उसी फैक्ट्स को ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और वह उसको आपको पकड़ लेना है कि क्या क्वेश्चन कर रहा है और इसको जल्दी से जल्दी हम कैसे बनाएं। वेन डायग्राम, हाँ वेन डायग्राम नहीं, इसमें जो भी टॉपिक्स है लगभग सबसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए सेलेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछना है। 2018 में क्या हुआ था, पीछे 2018 के पहले जो एएलपी का एग्जाम हो रहा था तो उसमें एक खास पैटर्न चला आ रहा था, तो बच्चा सब उसी पैटर्न को लेके चला, और 2018 के एएलपी में लगभग उससे लीक से हट के रीजनिंग का कुछ टॉपिक पूछ दिया, जो बैंक में भी पूछता था उस तरह का एजम्पशन है। लॉजिकल रीजनिंग में एजम्पशन पे क्वेश्चन पूछ दिया था, उसके पहले क्वेश्चन आता ही नहीं था एएलपी में, बच्चा पढ़ के नहीं गया था। तो इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग कोई चीज को हमको छोड़ना नहीं है, कौन पार्ट से क्वेश्चन पूछ देगा इसका कोई गारंटी है। पीछे वाला साल में अगर ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा है तो इस साल भी इसी टॉपिक से पूछेगा, क्या नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ रहता है? क्या नहीं दिया हुआ रहता है। रीजनिंग का कोई सिलेबस ऐसा नहीं है कि उसका बाउंड्री खिंचा हुआ है, कुछ भी क्वेश्चन उससे बनाया जा सकता है। इसके आगे एक फिर अगला फेज है। दिलीप सर आइए, जनरल अवेयरनेस के लिए बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिए कि कैसे पढ़ना है। और दूसरी बात यह है, रीजनिंग की ऑलरेडी मेरी किताब भी आती है, परफेक्ट रीजनिंग। परफेक्ट रीजनिंग आप देखे हुएगा, परफेक्ट रीजनिंग बाय दीपक कुमार, मार्केट में अवेलेबल है, और रेलवे का बच्चा सब इसको बहुत पढ़ता है, इसलिए कि स्पेशली फॉर वह ये है, स्पेशली फॉर एसएससी एंड रेलवे। उसमें लिखा हुआ भी है, कवर में भी लिखा हुआ है, रेलवे एंड एसएससी एग्जाम। आइए सर। थैंक यू दीपक सर। पहले तो आप लोगों को बधाई कि इस बार 2024 में एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के बाद जस्ट बाद आपका आरआरबी जेईई का एग्जाम आ गया है। 7,000 वैकेंसी जो दिख रही है वो 7,000 नहीं रहेगी, वो हो जाएगी 15-16,000 तो मिनिमम होना ही है, क्योंकि अभी देखा गया है टेक्नीशियन का सीट बढ़ा है, एएलपी की सीट बढ़ा है। लेकिन सीट से मतलब नहीं है 7,000 हो, 70 हो, चाहे 7 लाख हो। हम क्वेश्चन जो दिया जाता है आरआरबी में, जो दिया गया है उसके पैटर्न के हिसाब से अपने आप को कैसे ढालते हैं। ताकि 55 क्वेश्चन के बाद जो सेक्शन होता है वो होता है जीके जीएस का। जीके जीएस कहीं न कहीं एक समंदर है,
और उसमें से उसको निकालना है कि हम कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पकड़ सके। जाना कि एससी जेई का रिव्यू बेहतरीन रहा है मेरे इंस्टीट्यूट का। कहीं न कहीं हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि 30-35 लड़के मार्क्स भी लड़के ला सकते हैं एससी जेई में, लेकिन ये हुआ है। ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स सब लाए हैं, और मेरे लिए अगर 3 महीना 4 महीना में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मानते हैं अगर 20-25 नंबर मार्क्स ला रहे हैं एससी जेई में। और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि देखते हैं कि जेई का सिलेबस क्या है और जेई के सिलेबस में क्या पैटर्न रहा और भविष्य में क्या पैटर्न हो सकता है और पीछे से कैसे हम उसको जोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, आरआरबी के रेलवे के एग्जामिनेशन में जीके जीएस में स्टैटिक पार्ट होता है, यानी कि स्टैटिक पार्ट है कि वन लर्नर कि कौन कहाँ है क्या है, उससे बहुत बड़ा सेक्शन है, वो सेक्शन है करंट अफेयर्स का। जहाँ करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, ये जो दिख रहा है 15 जो क्वेश्चन दिख रहा है जनरल अवेयरनेस में, उसमें 7 से 8 क्या होगा कि कहीं न कहीं या तो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, वो करंट अफेयर्स जुड़े रहेंगे। तो मेरा पर्पस रहेगा कि जो जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहा है और सितंबर में एग्जामिनेशन हो रहा है, इस 3 महीने के एग्जामिनेशन में हम किस पैटर्न में करंट अफेयर को जोड़ें और सेक्शन से। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल कहते हैं कि करंट अफेयर को कैसे जोड़ सकते हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, इससे पॉलिटी निकल रहा है कि लोकसभा की बैठक कब पहली बार कब हुई थी, लोकसभा का निर्माण कब हुआ था, संसद में कौन कौन से आ सकते हैं, दल बदल का इशू। तो हम देख रहे हैं कि है जनरल करंट अफेयर, लेकिन क्वेश्चन बन रहा है पॉलिटी से। ऐसे ही देख रहे हैं कि लद्दाख में कुछ घटना घटी है, मान लीजिए अभी ज्वालामुखी कहीं फट गई है, वो हो जाता ज्योग्राफिक क्वेश्चन हो जाता है। तो हम करंट अफेयर सेक्शन को इस जेई के जो सिलेबस के अनुसार हम लोग पर डे क्या करेंगे, जो पढ़ाया गया है उसको स्टैटिक फॉर्म में ले आएंगे। जैसे मान लें कि जो क्लास हुआ है 1.5 घंटे के, आधे घंटे क्या करेंगे उसको स्टैटिक फॉर्म में ले आएंगे और अगला दिन क्विज करवा लेंगे। यानी कि अगर कभी आप उतना अवेयर भी नहीं हो जीके के प्रति तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर्स की बात आए, इंडियन ज्योग्राफी जो 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, कल्चर हिस्ट्री स्ट्रगल ये भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ये 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं और भी अदर्स क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जीके में 15 क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, करंट अफेयर। तो हम लोग को सिलेबस के अनुसार चलना है और 3 महीने में, अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद सेक्शन आता है आपका जनरल साइंस का। जनरल साइंस में जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और लाइफ साइंस है यानी बायोलॉजी है। और जो लिख दिया गया है कि 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई यानी कि 10वां तक के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करें कि 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी का समराइज करके क्वेश्चन पैटर्न पर लाकर पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और इसमें मेरे साथ साथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री के और भी टीचर जुड़ेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो 45 क्वेश्चन हैं, कहीं न कहीं हमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, लेकिन अगर सही से स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए तो ये आसानी से किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम और आप दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, एक अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और भविष्य में क्या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में कब क्लास चालू होने वाला है, क्लास का पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में आपको ईशु सर बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट ओवर आरआरबी सर। ओके, सो सर ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, हमारे दोनों सर ने, कि हाँ आपने करना क्या है, क्या ही अप्रोच रहेगा आप लोगों का टू क्रैक योर आरआरबी एग्जामिनेशन। ओके, सो हमारी टीम पूरी सशक्त है, सक्षम है और ये बहुत कम समय में हम लोगों ने साबित करके दिखा भी दिया है। सो आप लोगों के लिए जो पैटर्न हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे क्या क्लास रहेगा, कब से बैच स्टार्ट होगा, इन सारी बातों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे वेरी सून। ओके, तब तक हमारे चैनल पे आप बने रहें और आरआरबी के लिए हम समर्पित हैं कि एक एक बच्चा जो अभी बेरोजगारी की ओर और बेरोजगारी का दौर झेल रहा है उसको इस आरआरबी में सेलेक्ट करवाएंगे। और ये दावा है कि हमसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो किसी भी इंस्टीट्यूशन का नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो मेन ये है, थीम है, इंस्टीट्यूशन का पर्पस है, सिलेक्शन ही अंतिम सत्य है। एकदम दावा रहेगा हमारा कि हमसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो आरआरबी में कोई नहीं देने वाला है।
है ना। इसके लिए हमारी टीम समर्पित होके अभी से प्लानिंग करना शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द आप लोगों को हम गाइड करने आ रहे हैं। तब तक के लिए आप अपने फेवरेट चैनल क्वालिफायर नेक्स्ट यू पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।